नहीं है। पाकिस्तान ऐसे वक्त से गुजर रहा है जहां वो हर मोर्चे पर बस केवल माथी खा रहा है। एक तरफ टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी के हमलों से पाकिस्तान घायल है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान ने आईएमएफ की शर्तों के सामने घुटने टेक दिए हैं, जिससे बेरोजगारी फैल गई है। तो अब पाकिस्तान से वो खबर सामने आई है जो ये बताती है कि आतंक को पालने वाले इस देश में हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार जारी है। पाकिस्तान में 3 हिंदुओं के अगवा होने की खबर ने अल्पसंख्यकों को दहशत से भर दिया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान जिले में हथियारबंद बदमाशों ने 3 हिंदुओं का अपहरण कर लिया। उन्होंने एक वीडियो जारी कर यह धमकी भी दी है कि अगर उनके साथियों को रिहा नहीं किया गया तो वो इन हिंदुओं को मार देंगे, साथ ही पुलिस पर भी हमला बोलेंगे। पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले कोई नई बात नहीं। विभाजन के वक्त से अब तक पाकिस्तान में हिंदू और अल्पसंख्यक किस हालात में हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान में आखिर हिंदुओं पर यह सितम कब थमेंगे। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे उस समय पाकिस्तान में जो भारतीयों की आबादी थी वो 20% थी, जो अब घटकर केवल 1.6% रह गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ इरशाद अहमद, नेता पीएमएलएन के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और असीम राजा हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान के। आप दोनों का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। लेकिन पहला सवाल असीम राजा जी आपसे होगा। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, पाकिस्तान किन किन मोर्चों पर लड़ रहा है वो किसी से छिपे नहीं हैं, पूरी दुनिया उस बात को जानती है। लेकिन अल्पसंख्यकों को आखिर टारगेट क्यों किया जा रहा है पाकिस्तान में, खासकर हिंदुओं को? बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो देखें जी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन या फिर इस तरह के आप अक़लियतों के इश्यूज के हवाले से बात करते हैं तो वो पाकिस्तानी हिंदू हैं या फिर जो भी जिस कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में डेफिनेटली आपको जो हालात नज़र आ रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान एक जंग लड़ रहा है, जिस जंग के हवाले से हम बात करते आए हैं। तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ये हालात हैं, और जो स्प्लिंटर्स या स्लीपर सेल्स या फिर जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो अभी गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि 18 के करीब पाकिस्तानी थे, उनको एक खास इलाके से केपीके में ना सिर्फ अगवा किया गया, उनको फिर बाजियाब करा लिया गया। तो पाकिस्तान में इस तरह के जो गैंग्स हैं, आप इंडिया के छोटा राजन देख रहे हैं या जिस तरह के भी हैं, तो ये हर मुल्क के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये 3 हिंदुओं को जिस तरह किडनैप किया गया है फॉर रैंसम, अफसोसनाक बात है, लेकिन डेफिनेटली अथॉरिटीज और हमारी जो अदारे हैं खासतौर पर इस हवाले से, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा इन वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इसका मकसद ये होता है कि इसमें बिला तफरीक किसी भी सेक्ट के, किसी भी नेशनैलिटी के, किसी भी रिलीजन के, पाकिस्तान के अंदर ये वारदातें या फिर ये इस तरह के वाक़यात जो हैं, इंसिडेंट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। उसकी रीज़न होती है पॉवर्टी इज़ द मदर ऑफ ऑल इवल्स। तो जब आपके मुल्क में महंगाई और लॉलेसनेस ज़्यादा बढ़ जाती है और सियासी जो एक तसादुम या फिर एक कोलिजन शुरू हो जाता है, अदम इस्तेहकाम होता है, इंस्टेबिलिटी होती है, तो इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं उनको मौका मिलता है और वो घात लगा कर बैठते हैं और इस तरह की वारदातें होती हैं। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं अगर ग्राउंड रियलिटीज में देखें, जो एलिमेंट्स इस तरह के हमें नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में ये अफसोसनाक वाकयात हैं, डेफिनेटली हैं, और इनको उसका सद्देबाब करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है अपना काम भी कर रही हैं, और उम्मीद है कि एक आध दिन के अंदर अंदर इनको बाजियाब भी करा लिया जाएगा। और खासतौर पर सिंध के अंदर जो वाकयात हैं और साउथ पंजाब और सिंध के दरमियान जो एरिया है, हम घोटकी की बात करें या फिर पंजाब का वो एरिया जहाँ पे इस तरह के जो गैंग्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह के वाकयात बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, उस पर बड़ा सीरियस नोट के ऊपर कार्रवाइयां भी हो रही हैं और उसके खिलाफ ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। लेकिन असीम रजा जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो चीजें हो रही है पिछले 3-4 सालों से हो रही है। एक डेटा है मेरे पास, जब विभाजन हुआ था, पाकिस्तान अलग हुआ था, उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं की जो संख्या थी वो 20% थी, जो घटकर महज 1.6% पर आ गई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस समय कुल 87 लाख अल्पसंख्यक पाकिस्तान में हैं, जिसमें से महज 53 लाख हिंदू हैं। ये संख्या, अगर आप ये कह रहे हैं 3-4 सालों में सारी चीजें शुरू हो गई हैं,
तो 4 सालों में क्या 19 लगभग 19% जो आबादी है वो कम हो जाएगी क्या? देखिए, आबादी का कम होना या ना होना उसको एक साइड पे अगर हम रख लें तो वो, क्योंकि आबादी नहीं बल्कि वो हिजरत हुई थी। आपको याद होगा बहुत सारे जो हमारे हिंदू पाकिस्तानी थे उनको इंडिया की तरफ से ऑफर की गई थी और वो बहुत बड़ी तादाद में गए थे लेकिन वापस आ गए थे। जो वहां पे, खैर मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि वहां पे क्या हुआ उनके साथ और किस तरह ट्रीट किया गया उनको, लेकिन ये 4 साल जो इंस्टेबिलिटी के हमें नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बल्कि इसको अप्रोप्रिएटली अगर आप देखें पाकिस्तान की पॉलिटिकल एक्टिविटीज के हवाले से, अब जितनी भी हमारे हिंदू बरादरी है, चाहे सिख बरादरी है, चाहे क्रिश्चियन बरादरी है, उसमें और दूसरी नेशनल वो रिलीजन के लोग भी हैं, उन सब का कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंदाज में टिल्ट पॉलिटिकली नजर आता है। हम्म। और उस एरियाज की अगर हम बात करते हैं जिसकी आप इशारा कर रहे हैं, उन एरियाज में वाकई में आपको मैं बताऊं, हिंदू मेजोरिटी जो है, सिंध एरिया बहुत बड़ा है और उसके अंदर आबादी बहुत ज्यादा है हिंदुओं की, और वो वहां पर अपनी फ्रीली अपनी तमाम जिसे कहते हैं रसूमात भी अदा करते हैं। लेकिन इस आग में या खासतौर पे इंस्टेबिलिटी के पीछे जो ये एलिमेंट्स जो जो इस तरह के डाकू या फिर इनको आप डकैट्स वगैरह जो भी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा कारफरमा है। उसकी रीजन ये है कि जब गुर्बत बढ़ती है, आप अपने मुल्क की मिसाल देख लें, आपकी आबादी हमसे 300 गुना ज्यादा बनती है, और हालात और वाकयात को अगर हम देखें तो जब ये चीजें ट्रिगर होती हैं, इसका गुर्बत में इजाफा होता है तो लोगों की ये कार्रवाइयां बढ़ जाती हैं। हम्म। इट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आप देखते हैं कि हर मुल्क के अंदर, चाहे वो एडवांस कंट्रीज की आप बात करें, आप अमेरिका की बात करते हैं, आप यूके की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा मसला जैसे ही रिसेशन बढ़ती है वहां पे शुरू हो जाता है। तो ये डकेट्स और ये जो जिस तरह के वाकयात हम देख रहे हैं रैंसम के हवाले से जो सिलसिले सामने नजर आ रहे हैं, ये वही मामलात हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल जो है रिसेशन के साथ जुड़ते हैं। तो ये उनके हिंदू साथ आप बरादरी जोड़कर है। देख रहे हैं, लेकिन एक बार रिटायर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जो डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं वो क्या सोचते हैं, एक बार उनसे भी जवाब ले लेते हैं। यूके देवनाथ जी, आपने हमारे मेहमान को सुना जिसमें रजा जी ने ये बात बड़ी साफ कही कि इस समय पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है कि हिंदुओं को विशेष तौर पर पाकिस्तान में टारगेट किया जा रहा है? जो एक हमने डेटा अभी साझा किया है, उस डेटा को देख के तो यही लग रहा है कि अभी नहीं, कई बार खबरें आती हैं कि अपहरण हो जाता है, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। अब 3 हिंदुओं को अगवा करके रैंसम मांगा गया है। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं मेरे पाकिस्तानी भाई का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कहा है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है इन डाकुओं को ढूंढने की और उनको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये 3 डाकू हैं या पाकिस्तान में एक सिस्टमेटिक तरीके से सोशली ऑर्गेनाइज तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मेरा ये आकलन है कि अगर वहां पर आजादी के दौरान 20% हिंदू थे और आज 2% से कम बचे हैं, इसके लिए काफी कारण है। और इसको हमें इस तरह से सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में तो हमारे मुसलमान भाइयों की तादाद कम नहीं हुई। वो आजादी के टाइम में भी हमारे भाई थे, मजबूत थे। आज भी हिंदुस्तान में हमारे मुस्लिम ब्रदर्स जो हैं वो फल फूल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनकी आबादी बढ़ रही है। अब पाकिस्तान में अगर हम सोशल साइंटिस्ट की बात करें तो ये मानना है कि बड़ी तादाद में ये हिंदुओं को या तो हिंदुस्तान की तरफ पलायन करना पड़ा। अगर आप राजस्थान की तरफ जाएंगे, गुजरात कच्छ की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे हर रोज बॉर्डर पास करके काफी बड़ी तादाद में हिंदू बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ भारत में आके शरण लेने की कोशिश करते हैं। एक और कारण है कि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं ये तो ऑन रिकॉर्ड है, उनकी हिंदुओं की छोटी छोटी लड़कियों को अपहरण करके उनकी जबरन शादी कराई दी जाती है मुस्लिम घरों में। तो पाकिस्तान में हिंदुओं को छोटे छोटे बात पे ईश निंदा के नाम पर या किसी बहाने से उनको मार डालना ये भी काफी कॉमन है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में धर्मांतरण यानी हिंदू परिवारों के ऊपर यहाँ अलग अलग तरीके से दबाव आता रहता है कि वह अपना रहने का, खाने का, कपड़े पहनने का तरीका बदल लें, अपने नाम को भी बदल लें और आस्ते आस्ते मुस्लिम बन जाएं। जबरदस्ती क्या कलमा पढ़ाया गया इनमें से कुछ को, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। सोशल प्रेशर की वजह से भी बड़ी तादाद में हिंदू जो हैं वहां पर मुस्लिम धर्म को अपना रहे हैं, क्योंकि नहीं तो उनको रोटी कपड़ा मिलना मुश्किल है, गरीब हैं ज्यादातर।
तो पाकिस्तान की सरकार से मेरी अर्जी है हम्म। कि वह माइनॉरिटी के साथ वही व्यवहार करे जैसा व्यवहार हिंदुस्तान में हम हमारे हिंदू भाइयों के साथ कर रहे असीम हैं। रजा जी से इस पर हिंदुस्तान जवाब में ले लेते हैं ना। असीम रजा जी, आपने सुना होगा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी को, वो ये साफ कह रहे हैं कि धर्मांतरण का बेहद दबाव रहता है वहां हिंदुओं पर। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे क्या? लेट्स नॉट गेट इनटू दैट ब्लेम गेम कि मैं कहूं कि जी वहां पे भी ऐसा होता है, नहीं, यहां पर वहां पे कहां भी होता है, आप ज्यादा। उदाहरण बताइए। देखिए अभी अभी हालिया जो रिपोर्ट्स हैं जो कि भारत के अंदर वाकयात होते हैं, वायलेंसेस होते हैं, मतलब आपको जितने भी आपके भी जो इंतहा पसंद ग्रुप हैं, हम्म। बीजेपी के, आरएसएस की बात की जाती है। मैं कह रहा हूँ कि इसमें हम नहीं पढ़े तो अच्छा है। एक रिपोर्ट मेरे सामने भी खुली हुई है, मैं इसको भी कोट कर सकता हूँ। लेकिन सिंपल बात ये आती है, देवनाथ जी ने जिस तरह गुफ्तगू की है, हम दोनों ममालिक या बल्कि पाकिस्तान भी कोशिश यही करता है। हमारे बहुत सारे अच्छे दोस्त जो कि असेंबली के मेंबर्स भी हैं, जो कि अकलियत से ताल्लुक रखते हैं, माइनॉरिटीज से हैं, हिंदू भी हैं, उसके अलावा क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं। तो हम इस डिबेट के अंदर जाते हैं और हमने बहुत ज्यादा डिस्कशंस पार्लियामेंट के अंदर भी होती हैं और नेशनल लेवल पर भी इसके ऊपर बात होती है। वाकयात होते हैं, इक्का दुक्का होते होंगे इधर भी इक्का उधर भी, दुक्का? और वो बहुत ज्यादा सर, मीडिया पे सीरीज हाईलाइट ऑफ भी होते हैं, वाकयात इंटरनेशनल हैं मीडिया। यूके देवनाथ जी। आपने सुना रजा जी को कह रहे इक्का दुक्का वाकयात होते हैं धर्मांतरण वाले। जी हाँ, रजा भाई से मेरी गुजारिश है कि वो अपने सरकार को सही आईना दिखाएं। अगर आप अलग अलग इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त मैगजीन्स को पढ़ें, डेटा जो कि इंडिपेंडेंट हैं, वेरीफाइबल हैं और न्यूट्रल हैं, उसको अगर आप पढ़ें तो वहाँ गाहे वहाँ देवनाथ जी, अनजाने मैंने सेम सेम वही बात की। मेरे थोड़ा सामने भी सा एक रिपोर्ट खुली सोशल हुई है डेमोग्राफिक और वो भी चेंज मैं हो गया। कोट कर सकता हूँ कि बीजेपी के गवर्नमेंट के आने के बाद से क्या कुछ वाकयात हुए। मैं कह रहा हूँ कि लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर कोई वे आउट निकालने की बात की जाए। दोनों ममालिक को एक दूसरे के लिए वे आउट जब तक नहीं निकाले जाएंगे, हम अकलियतों के प्रोटेक्शन के हवाले से जब तक नहीं बात करेंगे, हम खुद प्रोटेस्ट भी करते रहे। मैं ऑन फुट ऑन ग्राउंड की बात करूं तो बहुत सारे हमारे जो मिनॉरिटीज के वाकयात हुए, लाहौर में हुए या कहीं पे भी हुए, मैंने वहां से जाकर प्रोग्राम्स हासिल किए, बाकी आवाज बुलंद की। इवन दो के ऐसे जो ग्रुप्स हैं, जो कि आपको हार्डकोर ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि फंडामेंटलिस्टली अगर हम देखें तो वो एक खास जहनियत से ताल्लुक रखते हैं, उनको हम लोगों ने फेस भी किया है। और हर जगह यही होता है कि इसमें जहां भी आप इस तरह के वाकयात होते हैं उसको कंडेम करते हैं। हमने कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया। और इस तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल भी हो और इस तरह की चीजें भी सामने आती हैं, तो देवनाथ जी आपको भी चाहिए कि आप भी, जिस तरह आप हमारी लेकिन हुकूमत से, हम असीम हमारी रजा जी, सरकार से चूंकि बात कर आपने रहे ये हैं। कहा कि ग्राउंड लेवल पर आपने विरोध किया और कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हैं, जो इस काम में लगे रहते हैं, लेकिन जरा ये जी बताइए बिल्कुल, कि हुकूमत ऑन द ने बोथ साइड, इन ऑन ग्रुप्स द के बोथ साइड। खिलाफ क्या किया? देखिए हुकूमत की जानिब से ना सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, बल्कि हमने तो बहुत सारे ग्रुप्स जो ऐसे हैं उनके हवाले से हमने देखा कि उनको बैंड आउटफिट डिक्लेयर किया गया, उनके खिलाफ ऐसे कार्रवाइयों के अंदर जो रिजल्ट्स नजर आए, उनमें उनको बहुत सारे लोग तो जो खासतौर पे ऑपरेशंस के दौरान मारे गए। अब मैं जिस एरिया का आपको डेमोक्रेट करके बताया कि इस एरिया के अंदर ये चीज ज्यादा प्रिवेल कर रही है, उस एरिया के अंदर अभी भी ऑपरेशन जो हैं गुज़िश्ता को 1.5 साल से जारी हैं, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के काफी लोग शहीद भी हुए, जिसमें पुलिस है और दीगर इदारे जो है उनके लोगों ने ऑपरेशन किया, जिसको हम कच्चे का इलाका कहते हैं, कच्चे के डाकुओं का जिनकी बात की जाती है। इन्हीं के साथ कोलैबोरेट करके ये ग्रुप जो होते हैं ये कार्रवाइयां करवाते हैं और इसके अंदर पीछे एक नेटवर्क होता है, जो कि हम सिर्फ ये नहीं समझते कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो रहा है, बल्कि हमने कई और जगहों पे भी, दूसरे ममालिक के अंदर भी ऐसी कार्रवाइयां सेम पैटर्न के ऊपर देखी। तो ये एक खास माइंड सेट के लोग होते हैं जो कि इस तरह की चीजों को टारगेट करते हैं, जिससे आपके अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल ना सिर्फ बढ़ते हैं, बल्कि आपके लिए और मजीद प्रॉब्लम्स होती हैं ग्लोबली। असीम रजा जी, जरा ये बताइएगा कि ये जो इनका ऑपरेशन करने का तरीका है या काम करने का तरीका है, आप ये कह रहे थे कि कच्चे के इलाके से ये लोग आते हैं और गतिविधियों को अंजाम देते हैं, तो ये किस तरह से चीजों को ऑपरेट करते हैं और क्या कोई एक बड़ा जो संगठन है वो उनको बैक करता है? जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर हम जहां तक देखते हैं कि बड़े साइंटिफिकली ये लोग चीजों को टारगेट करते हैं, लोगों को टारगेट करते हैं, और उसके बाद इनके पास सबका ऑलमोस्ट डाटा होता है। उसके बाद उनको ट्रैप किया जाता है, ना सिर्फ ट्रैप किया जाता है, आपको पैसे कारोबार के बहाने, हनी ट्रैप के जरिए और दीगर और चीजों के जरिए, जॉब्स के लिए कोई खास एक एरिया उन्होंने मुख्तस किया होता है, वहां पे उनको बुलाया जाता है। अब मैं जहां पे अकलियतों की आपने बात की, माइनॉरिटीज की बात की, चले हिंदू मिनॉरिटी की बात कर लें। हिंदू मिनॉरिटी का यहाँ पे बहुत बड़ा सिंध में कारोबार है, ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर।
उनके पास जो अच्छे वेल ऑफ फैमिलीज के हैं, उनके पास पैसा भी है, उनको भी इस तरह धमकियां भी दी जाती हैं जिस तरह बाकी पाकिस्तान में और कारोबारी हजरात को दी जाती हैं। इसी तरह इनको हनी ट्रैप की बात की जाती है। आपने फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ रिलीजन की बात की है। मैं वही उनको देवनाथ साहब को नहीं कहना चाह रहा कि बोथ साइड पे ये चीजें हमने नोट की हैं, लेकिन ये भी एक चीज उसके अंदर ट्रैप करने के लिए चीजें इस्तेमाल होती हैं। और जब वो लोग किडनैप होते हैं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, जिसके नतीजे में फिर हमारी एजेंसीज या उनके पास इंटेल रिपोर्ट जब आती है या उनके पास जब डाटा इकट्ठा होता है, तो उसके अंदर ये पूरे नेटवर्क है जो कि ऑपरेट होते हैं। और इनका डेफिनेटली कोई आउट ऑफ कच्चा इलाका कहीं ना कहीं कोई सोर्स बैठा होता है और किसी ऐसे चीजों के साथ लिंक्ड होता है जो कि उनको ना सिर्फ प्रोटेक्शन देता है, बल्कि फिर उनके साथ इस तरह की कार्रवाइयों में आसानियां पैदा करके ताकि वो अपने टारगेट को हिट कर सकें। तो ये बहुत सारे वाकयात में रिपोर्ट्स ऐसे सामने आई हैं और उनके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की गई है बल्कि बहुत सारे लोगों को पकड़ा। असीम रजा जी, लेकिन एक सवाल का जवाब ये भी दीजिएगा कि क्या इनके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, कोई एक बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनको ऑपरेट करता है, या फिर ये असंगठित हैं? देखिए, जो असल में इनके पीछे जो आपने अब बड़ा अप्रोप्रिएट क्वेश्चन किया, इनके पीछे बॉर्डर पार अफगानिस्तान के अंदर बड़े स्लीपर सेल्स मैंने जिनका अभी जिक्र किया, उनके साथ ये लिंक्ड होते हैं। इट्स अ मनी मेकिंग बिजनेस। और ये बाकायदा तौर पर ये जो क्लाइंट होता है उनको, जिसको हॉस्टेज हम कहते हैं या जिसको अगवाकार उठा के ले जाते हैं, किसी भी कम्युनिटी से उसका ताल्लुक हो, वो बाकायदा उनके साथ उधर की तरफ से डील की जाती है या फिर उनके साथ तमाम चीजों के साथ, क्योंकि उनको वेपन भी वहां से प्रोवाइड हो रहा है, उनके लिए तमाम सहूलियात भी वहीं से आती हैं। तो वो एक एक नेटवर्क बना के उसके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ अगर यहाँ पे उनकी रैंसम की मनी का कोई प्रॉब्लम होता है तो इवन ये है कि उनको उन एरियाज में ले जाया जाता है। उन एरियाज में ले जाने के लिए असीम रजा जी बॉर्डर तो पार कराना होगा ना, वो कैसे कराया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़े सोचने की बात है कि उनके जो सेफ हेवंस है कहीं पे बनाए हुए, या उनके जो अबैटर जिनको हम कह सकते हैं या कोलैबोरेटर जिनको कह सकते हैं, वो इन एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में ही ये पोस्ट होते हैं और वहीं पे उनको हाइड आउट किया जाता है या बहुत सारे केसेस में। लेकिन अब ये मामला वहां से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ जब से हमने बॉर्डर की सिक्योरिटी के हवाले से देखा कि फेंस हुआ। अब वहां के अलावा जो यहाँ पे उनके कारिंदे मौजूद होते हैं या उनके जो स्लीपर सेल्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन की जाती है और उनको वहां पे हाइड आउट में लेके जाया जाता है। तो ये नेटवर्क नजर आता है और उसका ताल्लुक, देखिए मैं अभी जो एक कंपोजिशन है, क्योंकि अफगानिस्तान या फिर इस रीजन के अंदर जो वॉर एंड टेरर के अंदर सिचुएशन थी, उसके अंदर काफी ज्यादा मैंने काम किया है और उसको स्टडी किया हुआ है। उस चीज को अगर हम देखते हैं तो उसके रिमेनिंग्स जो हैं, रिमेन्स जो हैं, वो बाकियात मौजूद हैं, क्योंकि दोनों जानिब जो हैं वो पश्तून लोग हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार भी लगते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी कम्युनिकेशन भी मौजूद है। तो कहीं ना कुछ कम्युनिकेशन के जरिए उन लोगों ने अपने कुछ ना कुछ रिसोर्सेस रखे हुए हैं यहाँ पे। तो उस चीज को देखते हुए हमें यही महसूस होता है कि इसका अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां उसके रूट्स नजर आती हैं या लिंक्स नजर आते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। असीम रजा जी ने जो बातें कही ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी की, बॉर्डर पार से संपर्क है, यानी अफगानिस्तान से संपर्क है और किस तरह से चीजों को ऑपरेट किया जाता है वो भी उन्होंने बताया। लेकिन एक चीज उसमें जो नजर आ रही है वो ये है कि हुकूमत का फेल्योर इसमें साफ नजर आ रहा है कि इन चीजों को, जो बात रजा जी कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि हुकूमत को पता नहीं होगी, हुकूमत को भी पता होगी, लेकिन चीजें कंट्रोल में नहीं आ पा रही हैं। देखिए, जहां तक पाकिस्तान की हुकूमत की बात है, हुकूमत का जमीन पर पकड़ अफगानिस्तान की तरफ बहुत कम है, बलूचिस्तान एरिया में बहुत कम है, सिस्तान प्रोविंस है ईरान का, वहां पे शून्य कंट्रोल है पाकिस्तान की फ्रंटियर कॉन्स्टिट्यूबरी का। हम हिंदूज के बारे में बात कर रहे थे, हिंदूज को पाकिस्तान में इज्जत कब मिलेगी? मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दे देता हूं। मैं इंडियन एयरफोर्स में था, 34 साल था, फाइटर पायलट था जी। देखिए, हिंदुस्तान की फौज 12 लाख की फौज है, हमारे यहाँ 29,000 फौजी जो हैं वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं। 29,000 मुस्लिम्स देश की सेवा कर रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर, यानी हर करीबन 3% हमारे। जबकि अगर पाकिस्तान की आर्मी की बात कर लें, एयरफोर्स की बात कर लें, तो वहां पर फौजी जवान के लेवल पे महज कुछ 100 और अफसर महज 1 दर्जन से भी कम अफसर हैं पाकिस्तान की फौज में। हमने हिंदुस्तान में देखिए, आजादी के बाद से ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अलग अलग सूबों के
चीफ मिनिस्टर्स, और तो और सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारे मुस्लिम भाइयों को बनाया है। बनाया क्या, वो खुद ही अपने बलबूते पर खुद ही सामने बने आए हैं, थे कि वो सुप्रीम कोर्ट के भारत में मुख्य ज्वाइन न्यायाधीश भी करना बने चाहते हैं। थे। जी हाँ। तो मेरा कहना यह है आशीष जी कि भारत जो है सबको शुरुआती दिनों से, आजादी के बाद से ही सब धर्म के लोगों को साथ में लेके चला है। मैं तो बहुत फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि जब मैं एयरफोर्स में था और जो हमारी आर्मरी होती है, जहां हथियार होते हैं, उसकी चाबी किसके जिम्मे रखी जाएगी, तो मेरे को अभी तक याद है कि सार्जेंट अली बहुत ही जिम्मेवार और मेरा विश्वास पात्र था। जहां पे हम हमारे हथियार रखते थे, कोत, उसकी चाबी सार्जेंट अली के हाथ में मैंने दी थी, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था। ऐसा ही भरोसा पाकिस्तान को अपने हिंदुओं पर दिखाना पड़ेगा, उनकी इज्जत होगी, शोहरत होगी, तभी उनके ऊपर ये जो अवांछनीय तत्व जो दबाव डालते हैं वो दबाव कम होगा। असीम जी। रजा जी, आप भी मुझे लगता है कि इत्तेफाक रखेंगे यूके देवनाथ जी की बात का। देखिए, रेशो के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी 15 लाख की आर्मी है, आर्म फोर्सेस का आपने अपना जिक्र किया, इसी तरह पाकिस्तान 5 लाख पे आता है, तो इसका 1/3 आप निकाल लें कि रेशो बनती है। सिमिलरली जो माइनॉरिटीज के हवाले से इंडक्शन की बात है, इवन इन एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी की बात करें, इवन हमारे इंटेलिजेंस सर्विसेज के अंदर भी हमारे जो बरादरी है खासतौर पे मिनॉरिटीज के हवाले से वो मौजूद है। बहुत सारे मैं ऐसे हिंदू ऑफिसर्स को भी जानता हूँ, उनसे मुलाकात भी रहती है, उनको हम बड़ा ग्रीड भी करते हैं हमेशा, और बड़े अच्छे अहम पोस्ट पे वो भी मौजूद हैं। देवनाथ जी साहब का डेफिनेटली अपना जाती एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी 34 ईयर्स की सर्विसेज है एयरफोर्स की, तो डेफिनेटली वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करें। बट मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर अब इस चीज को अगर हम देखें तो बाकायदा तौर पर हमारे जो कैडेट्स हैं इस पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर आप चले जाएं, उसकी रेशियो निकाल के देख लें, तो तकरीबन मेरे ख्याल से अगर आपकी 15 लाख के हिसाब से आप 5 लाख पे आएंगे तो वो जाहिर बात है कम ही होगी, लेकिन उसकी तनासब जो है उसके हिसाब से नजर आती है। और उसके अंदर एक बड़ी अच्छी तादाद में इस वक्त हमारी मिनॉरिटीज की जो इंडक्शन है वो हो रही है। क्योंकि देवनाथ जी ने अपने बैकग्राउंड और पस मंजर के हिसाब से बात की है, मैं यहाँ के हिसाब से बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम पर्सनली इन चीजों को विजिट करते रहे हैं, देखते रहे और देख रहे हैं। तो ये चीज डेफिनेटली नजर आती है कि आपका एक बड़ा मुल्क है, बड़ी फोर्स है, तो आपके पास तादाद में ज्यादा लोग होंगे। हमारे पास एक छोटी तादाद में फौज है, आपके लिहाज से हमारी आबादी भी कम है, तो उसके हिसाब से जो हमारी इंडक्शन है उसके हिसाब से आ रही है। माइट भी कुछ लाइट फर्क और वो कह रहे हैं, तो मैं उनकी बात को डिनाई नहीं करूंगा कि नाजी साहब की अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर भी इंडक्शन हैं, ऐसा नहीं है, और बड़ी अहम पोस्ट पे भी हमने उनको दिखाया। असीम रजा जी, जिस सोच के साथ आप चल रहे हैं, जिस सोच के साथ आप काम कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को लेकर जो आपने बताई, जो चीजें आपने कहा कि कई कट्टरपंथी जो हैं वो इस तरह के दबाव डालते हैं जिनकी खिलाफ आप मुखालत करते हैं, ये जो सोच असीम रजा जैसे पत्रकारों में है, ये सोच हुकूमत में बैठे हुए लोगों में क्यों नहीं आ पा रही है? क्या वोट बैंक की राजनीति होती है, क्या होता है वहां पे? कुछ हद तक आपने बात ठीक की है, वोट बैंक की वजह से भी चीजें मैटर करती हैं क्योंकि बाय हुक और बाय क्रुक जब आपने इलेक्शन में वोट चाहिए होते हैं तो इन लोगों को कोई ना कोई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि खास एरियाज के जो हैं उनके ऊपर बड़ी ऑब्जेक्शंस भी की गई हैं, उनको बड़े आड़े हाथों भी लिया गया है, हमने बड़े सख्त प्रोग्राम्स किए हैं उनके ऊपर, जिसका हमें बड़ा कुछ देखना पड़ा रिवर्स में। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं अगर बात करता हूँ पाकिस्तान में जो सेम वॉइसेस हैं, पाकिस्तान के जो इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल जर्नलिस्ट है, उन्होंने बहुत सख्त अंदाज में ऐसे एलिमेंट्स को आड़े हाथ दिया। वो हुकूमत में भी है, वो अपोजिशन में भी है, और ये पूरी दुनिया में हमने देखा है, हर जगह ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इन लोगों को फॉर वोट बैंक यूज करते हैं। तो उसके ऊपर भी कुछ ऑपरेशंस किए गए, और माजी में हमने ये देखा कि ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज हुए बल्कि उनको अरेस्ट भी किया गया, उनके ऊपर सजाएं भी हुई। लेकिन नो मैटर व्हाट के लाइक आप पॉलिटिक्स में जब आते हैं, वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड पॉलिटिक्स। हम तो लव की जगह पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लव तो अब कम ही हो गया, जिस पॉलिटिकल क्योस में लोग जाते हैं तो उसके अंदर तो सब कुछ जायज नजर आता है। तो ये एलिमेंट्स आपकी बात की होते हैं, और इसमें से लेकिन बहुत बड़ी तादाद में नहीं होते, कि चंद ऐसे लोग होते हैं जिनको सरपरस्ती इन लोगों की वोट बैंक के हवाले से हासिल होती है। यूके देवनाथ जी, आपने सुना असीम रजा जी क्या कह रहे हैं कि है वहां पर चीजें हैं, इस बात को मानते हैं। हालांकि इनके जैसे जो लोग हैं, असीम रजा जी जैसे जो लोग हैं, उनकी तादाद बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो अल्पसंख्यकों पर अगर किसी भी तरह का अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन सोच का बदलना बहुत जरूरी है। सोच नहीं बदलेगी, मानवता भीतर नहीं आएगी, इंसानियत नहीं आएगी, धर्म के चश्मे से अगर हम देखने लगेंगे तो मुल्क की बेहतरी तो नहीं हो सकती ना।
जी हाँ, सोच बदलनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे पाकिस्तानी भाई ने बहुत अच्छी बात की कि पूरे पाकिस्तान में वो चाहते हैं कि सब लोग एक साथ मिलजुल कर साथ बढ़ें। देखिए, मैं आपको एक चौंकाने वाला डेटा देता हूँ। जी। अगर हिंदुस्तान की फौज में 29,000 मुस्लिम भाई हैं, पाकिस्तान की फौज में 200 हिंदू हैं। हम्म। जवानों की बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान की, जैसे हमारे यहाँ पर अगर आप लिस्ट खोलें तो आपको लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल्स, एडमिरल्स, मुस्लिम भाई, हमारे यहाँ इंडियन नेवी एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, आपको एयर मार्शल्स और एडमिरल्स और लेफ्टिनेंट जनरल्स काफी बड़ी तादाद में ये मुस्लिम्स मिल जाएंगे। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, अगर आप देख लें, वो मुस्लिम थे। पाकिस्तान में मैं बताता हूँ, सन 2000 के पहले तो हिंदुओं का फौज में भर्ती होना ही अलाउ नहीं था। 2000 से आस्ते आस्ते उन्होंने फौज में भर्ती लेनी शुरू करी। आज की तादाद में महज 200 जवान है हिंदुस्तान में। जैसे मैंने कहा, 29,000 जवान हैं हमारे मुस्लिम भाई। हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ पर सीनियर मोस्ट जो अफसरान हैं मुस्लिम, वो एयर मार्शल बन गए, लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, एडमिरल बन गए। पाकिस्तान में फिलहाल सिर्फ जो सीनियर मोस्ट रैंक अभी तक किसी भी हिंदू को दिया गया है, वो महज लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक है। जी। यानी फुल कर्नल भी नहीं बनाया। हम्म। तो रजा भाई ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। हम्म। मैं उम्मीद करता हूं कि एज ए पैरिटी हम्म। वो जल्दी से जल्दी हजारों की तादाद में हम्म। हिंदुओं को भी पाकिस्तान की फौज में भर्ती करें। हम्म। उनको भी पाकिस्तान की जी। सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। हम्म। और मैं उम्मीद करता हूं, जैसा कि मुल्क की आसिफ भाई ने, बेहतरी तभी होगी जब सभी समुदाय के लोग एक साथ आएंगे और मुल्क को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। और असीम रजा की जो सोच है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनकी सोच के जो लोग होंगे, अगर वो एक साथ जुटेंगे तो जरूर पाकिस्तान के हालात में बदलाव आएंगे। असीम रजा जी आपका और यूके देवनाथ जी आपका, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति जो है वो किसी से छिपी नहीं है। हुकूमत अपनी तरफ से कार्रवाई की बात